हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं मेन मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी होता क्या है, सीपीयू मेमोरी क्या होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन से मेमोरी पाए जाते हैं और किस मेमोरी का क्या यूज है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राइमरी मेमोरी के मेन मेमोरी के बारे में। देखो मैंने बताया था कि जो प्राइमरी मेमोरी है यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है। बोलो, इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी डाटा होता है वो अस्थायी रूप से सेव रहता है, कभी भी डाटा इरेज हो सकता है। और इसमें भी प्राइमरी में पे कौन से मेमोरी पे हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहला जो आता है मेन मेमोरी, जिसे बोलते हैं मुख्य मेमोरी। क्या बोलते हैं जी? मुख्य मेमोरी। और इसमें भी देखो दो बताए जा रहे हैं, रोम और अगला रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। नोट नहीं करते सभी लोग, कंसेप्शन नहीं है, नोट्स में दिया बुक में दिया, मैं बताऊंगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। कब कैसे काम करता समझने की कोशिश करना। मैंने बोला पिछले क्लासेस में कि जो पीसी है और प्रेजेंट टाइम में इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद कोई एप्स ओपन करते हैं तो ओपन करते ही सबसे पहले कहाँ जाता है? प्राइमरी मेमोरी पे जाता है। इतना क्लियर है सबको? लेकिन उस प्राइमरी मेमोरी पे किस मेमोरी का सहारा लेता है? तो ध्यान देना, कोई भी एप्स ओपन होता है तो फर्स्ट टाइम रैम पे लोड होता है। किस पे लोड होता है जी? रैम पे, जिसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी ऐप को रेंडमली जो एक्सेस करता है वो रैम करता है। मतलब आप लोग सुबह से लेके शाम तक जितने ऐप्स ओपन करते हो सारा जो लोड पड़ता है वो हमारे रैम पे पड़ता है। प्राइमरी मेमोरी पे किस पे पड़ता है? रैम पे। इसीलिए तो आप लोग फोन खरीदते हो तो कहते हो नहीं 2 GB नहीं 4 GB रैम होना चाहिए, भले इंटरनल कम हो। क्यों? क्योंकि हाई प्रोसेसर के गेमिंग आ रहे हैं। गेम में तो सबसे दीवाने हो तुम लोग, सबसे ज्यादा गेम खेलते हो, ठीक है। और भी नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए ऐप्स आ रहे हैं जो कम प्रोसेसर पे काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन हैंग करने लगेगा, करेगा लेकिन हैंग करने लगेगा। इस कारण हम सोचते हैं कि जो हमारा रैम हो 2 से 4 हो या 4 से 8 हो, मतलब जितना बेटर रैम रहेगा परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम का उतना रहेगा। क्योंकि रैम से काम नहीं चलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बस अभी रैम के बारे में डिस्कस करें यह समझिए, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं जो रन होते हैं प्रेजेंट टाइम में वो किस पे रन होते हैं? रैम पे। इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली जो एक्सेस करता है डाटा को, एप्स को, ये सबसे पहले रैम करता है और तब तक रहता है जब तक उसको क्लोज ना कर दे। जैसे फोन लिया, अब फोन से मैंने यूट्यूब ऑन कर लिया तो प्रेजेंट में जो लोड पड़ा किसमें पड़ा हुआ है? मेरे रैम पे। काम कर रहे हैं तब तक रैम पे पड़ा हुआ है, क्लोज कर दिया, रैम पे लोड नहीं पड़ा हुआ है। हाँ काम कर रहे हैं, वो डाटा को फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो उसको सेव कर देते हैं और सेव करके उसका इस्तेमाल वो लोग फ्यूचर में करते हैं। लेकिन उसको सेव ना करे तो हाँ प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी पे काम करेंगे और जब कट कर देंगे तो डाटा फिर से क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। इसीलिए रैम को भी बोला जाता है कि यह वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी मेमोरी है। तो अगर कोई पूछे प्राइमरी मेमोरी ये भी बताना अस्थायी, रैम अस्थायी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं रैम पे काम करते हैं और किसी कारण पर अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा इरेज हो जाता है। इसीलिए रैम को माना जाता है कि एक अस्थायी मेमोरी। क्या होता है जी? अस्थायी मेमोरी है। सबको क्लियर है क्या मतलब इसका? अब देखो काम कैसे करता है। अब सवाल यह, तो देखो रैम का मुख्य रूप से दो टाइप्स मतलब मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन सबसे दो का इस्तेमाल होता है। एक डी रैम और दूसरा एस रैम। मतलब मार्केट में और आया है लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों का इस्तेमाल होता है। किसका किसका? डी रैम और दूसरा एस रैम। अब तो सर क्या मतलब है? डी का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ध्यान देना, डी मतलब डायनेमिक, एस मतलब स्टैटिक। तो बताया कि डायनेमिक मतलब क्या होता है, क्या किया जाता है और स्टैटिक्स को रिप्लेस डायनेमिक्स में मतलब नोट में रिप्लेस करने डायनेमिक में रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। चलिए बैठ जाइए। और नेक्स्ट पे बताएं डायनेमिक मतलब क्या होता है, बोलिए। देखो डायनेमिक होता है गतिशील, स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है, मतलब डायनेमिक मतलब क्या होता है, गतिशील, स्टैटिक मतलब स्थिर। मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको बार बार रिफ्रेश होता है, ठीक है ना। और बार बार रिफ्रेश होने के कारण एक चीज की गति जो होती है, स्पीड होती है, थोड़ा स्लो होती है, समझे। अब कब क्यों होता है अभी मैं समझा रहा हूं। स्टैटिक ये एक ऐसा मेमोरी जो स्थिर रहता है, स्थित रहता है, जब हम चाहेंगे तभी उसको रिफ्रेश करेंगे, इसको बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बार बार रिफ्रेश ना होने के कारण इसकी स्पीड थोड़ा सा डी रैम से की अपेक्षा यस रैम का अच्छा होता है। अब कैसे होता है इसका एग्जांपल समझिए, बहुत ही बेटर एग्जांपल है और आप लोग बेटर तरीके से समझ जाएंगे क्या मतलब है, कैसे काम करता है। सुनना, ध्यान से सुनना, समझना। देखो होता क्या है, आप लोग आज जाना और नोट पैड सॉफ्टवेयर ओपन करना, नोट पैड। और जब नोट पैड आप ओपन करते हो तो एक पेज ओपन होता है, क्या होता है, पेज ओपन होता है। और उस पर कुछ भी लिख लेना, मान लो लिखा ए बी सी डी ई एफ। और आप लिखने के बाद आप क्या करना, इसमें से सी और डी दोनों क्या कर देना, डिलीट कर देना। क्या कर देना, डिलीट कर देना। देखना क्या होगा, होगा क्या कि जो सी और डी का जो स्पेस है वह ई सी के पास चला आएगा और एफ डी के पास चला जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, ये जैसे काम करते हैं और डाटा को डिलीट करते हैं, क्या होता है, तुरंत रिफ्रेश होके और हमारे सिस्टम में आ जाएगा केवल ए बी ई एफ। बीच में जो दो स्थान था वह स्थान एलोकेट नहीं करेगा, मतलब वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। आप लोग काम किए हो, देखिए हो, देख लेना, ठीक है। या मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो होता क्या है, तो वह जो काम होता है ना, मैक्सिमम लोग डायनेमिक रैम पे काम करते हैं। इसमें काम करते हैं डायनेमिक, मतलब हमेशा गति करता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है, जब जैसा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन यही स्टैटिक जो है, तो अगर मैंने ए बी सी डी लिख दिया, जो भी लिख दिया हमने, अगर बीच में से ई को हटा दिया तो ई का स्पेस तब तक खाली रहेगा जब तक हम उसको ला के बैठाए ना, जब तक हम न चाहें। तो जब हम इसको हटाएंगे, बैक इस पे दबाएंगे, तब यहाँ पे आएगा। मतलब एक स्थिर रहता है, इसको हम जब चाहते हैं तब अपने हिसाब से इसको अपडेट करते, रिफ्रेश करते। तो यही कारण होता है, ये बार बार रिफ्रेश होता है। अब जान की बात, हम सुबह से लेकर बार बार काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, और ये कभी कभी काम कर रहे हैं। बताओ दोनों में क्या फर्क है। हम लगातार सुबह से जब तक उठे और तब से लेकर शाम तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा भी एज वही है, आपका भी एज वही है, और आप घंटे में एक बार काम कर रहे हो। तो तब मेरी स्पीड में आपकी स्पीड में कितनी फर्क होगी, बहुत अंतर होगा। मान लो की क्षमता इतना ही है, ठीक है, थोड़ा सा एज 2 साल का उधर उधर है, ठीक है, कैपेसिटी हम लोग की उतनी ही है, बेटर है। तो मतलब दिन भर जब काम करो कितना हो हेल्दी है हम, ठीक है। और तुम दिन भर एक पूरा काम करो, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ये बार बार रिफ्रेश होता है, इसीलिए इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है। और जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग करते हैं, इसलिए स्पीड क्या होती है, थोड़ा फास्ट होती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर साइटों पे करते हैं, वेबसाइटों पे करते हैं लोग। एक स्टैटिक डाटाबेस बनाते हैं, एक वेब डिजाइनिंग करते हैं, बनाते हैं, जिससे फायदा क्या होता है, जब वो चाहता है तब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करता है। ऐसा नहीं कोई भी गया कुछ भी एडिट करके कोई डिलीट कर देता है, ठीक है। तो स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के आते हैं, कौन कौन से, डी और एआर। एक और आ रहा है एसएस रैम,
ठीक है ना। तो उसका भी बहुत ही कम यूज है, मैक्सिमम जगह इसी का इस्तेमाल होता है। जो बुक पढ़ा है उसको और भी अच्छे समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा बहुत समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ बार बार, जो पढ़ाता हूँ पहले बता देता, थोड़ा घर से पढ़ के आया करो, मजा आएगा पढ़ने में और आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई पूछे तो बता दोगे रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम में क्या होता है, स्टैटिक रैम क्या होता है, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं रोम के बारे में, जानते हैं क्यों इसको अस्थाई बोला जाता है और इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, हम करते हैं कि प्रोग्रामर करते हैं कि आम यूजर कौन करता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जाने। अरे यार मिटाने जा रहे हैं, मिटेगा इससे, मिट रहा है जी, नहीं मिट रहा है। ठीक है, मतलब मार्कर से तो लिखे नहीं है, ठीक है, तो हम भले हमारा प्रोजेक्टर फूट जाए ठीक है, लेकिन ये मिटेगा नहीं। चलिए रोम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसके बारे में बताया क्या जाता है और कैसे काम करता है। देखो पहले तो इतना समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि सर रोम का मतलब होता क्या, ठीक है, तो बताना रीड ओनली मेमोरी। क्या बताना, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ऐसा मेमोरी है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। इतना समझ ना, पहले क्लियर कर दे रहा है। रोम कि केवल सेव होगा डाटा, उसको क्या क्या कर सकते हो, केवल रीड कर सकते हो, मीन्स पढ़ सकते हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है वह डाटा जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, तो अस्थाई माना जाएगा कि अस्थाई माना जाएगा, अस्थाई माना जाएगा। मतलब हमने आपको दिखा दिया, आप देख के पढ़ रहे हो, लेकिन इतनी क्षमता नहीं है, ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसको आप एडिट कर सको, डिलीट कर सको। गलत हो या सही हो तो समझ जाओ वह एक प्रकार का अस्थाई है। जब तक वह ऑपरेटर सही ना करे जिसने बनाया है, तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए नाम रखा गया रो रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक आम यूजर इसमें केवल जितने डाटा सेव रहते हैं उसको केवल पढ़ सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, प्रोग्रामर कर सकते हैं जो इसको बनाया है। अरे जिसको बनाया है तो बिगाड़ना भी हमको आता है। ठीक है, भले ही उतना ज्यादा ना बिगड़ पाए जैसे पहले था, लेकिन बिगाड़ देंगे, ऐसा बिगाड़ देंगे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इसका मतलब यह है, अब क्या यूज है सर इसका कंप्यूटर में, यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों रहना ही चाहिए, क्या क्या डाटा इसमें सेव होता है, क्यों हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, आज से पहले तो ध्यान नहीं दिए होगे, ठीक है, अभी कल हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने पीसी को मीन्स अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं ना। तो जैसे ऑन करते हैं तो आप देखते हो कि बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आते हैं। अरे यार कुछ एरर आता है या खुलता तो आता है कि नहीं आता है। अगर मैं कह दूं कि वहां पर लिखा गया है कि बायोस, और बायोस में से आई को डिलीट कर दो, या उसमें कुछ भी बहुत सारे लाइनें आते हैं सिस्टम जब खोलते हो तो उसमें मैं कह दूं कुछ भी डिलीट कर दो, तो आप क्या कर पाते हो, ये आज करके देखना थोड़ा। तो आपको इंफॉर्मेशन बताएगा, उस सिस्टम के बारे में बताएगा, मैं ऑन हो रहा हूँ, बायोस सेटअप करिए, वह करिए, यह करिए, लेकिन आप उसको एडिट कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो। रीजन क्या है, वो सारे डाटा वह हमारे रूम में सेव होते हैं। किसमें सेव होते हैं, रोम में। कब सेव होते हैं, जब इसका प्रोग्रामिंग की जाती है, इस प्रोग्राम को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इस प्रोग्राम को बनाया जाता है। और कौन से प्रोग्राम होते हैं, जिसको हम आसानी तरीके से पीसी को ऑपरेट कर सके, चला सके। तो जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं और जो भी एरर मैसेज आते हैं या सिस्टम ऑन होते समय जो मैसेज आते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, वो समझ जाओ हमारे किसमें सेव होते हैं, हमारे रोम में, किसमें, बायोस में, जिसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे बोलते हैं बायोस।
मतलब बायोस में सारे डाटा स्टोर रहते हैं जो बार बार हमारे सिस्टम को चेक करते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिखाते हैं, कुछ एरर दिखाते हैं, जिससे सिस्टम में कुछ एरर होता है, हमारा सिस्टम चलता नहीं है, उस एरर को सही करना होता है। अगर सिस्टम सही रहता है तो आराम से सिस्टम हम लोग ऑन कर लेते हैं, समझे ना। तो आपके स्मार्टफोन में भी रोम है, आप फोन ऑन करते हो ना, तो क्या जब ऑन करते हो बंद कर देना, जब ऑन करते हो तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसको डिलीट करने की कोशिश करना। क्या डिलीट होता है? जब तो कहता है कि कंप्यूटर बंद मत करिएगा ना दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे एंड्रॉइड, रियलमी, पता नहीं क्या क्या लिख के आता है, और उसके बाद से स्टार्टिंग है, उसके बाद से आपका फोन ओपन होता है, तब उसके बाद जो काम करना कर लेते हैं। वैसे जब पीसी को ओपन करते हैं ना, तो जैसे हमारे रूम में पहले से सेव होता है, ठीक है, वैसे हमारे पीसी में भी प्रोग्राम के समय जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको बनाते हैं, इसमें प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, किसको? इस सिस्टम को चलाने के लिए। मान लो कोई सवाल आपको हल करना है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, वैसे पीसी को चलाने के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग होते हैं वो सब कहीं ना कहीं सिस्टम में स्टोर रहता है। वो प्रोग्रामिंग जब काम नहीं करता है तो सिस्टम में सही से काम नहीं कर पाते हैं, वही सिस्टम और ऑन नहीं होता है। तो प्रोग्रामिंग के समय क्या होता है, उसी को स्टोर कर दिया जाता है। वो स्टोर किसमें किया जाता है? तो बायोस में किया जाता है, जिसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके सारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है कि वो सही से चलने वाला है कि नहीं। अगर सही से चलने वाला होता है तो आराम से धीरे धीरे मैसेज देख के ओपन हो जाता है। लेकिन थोड़ा भी हार्ड डिस्क में दिक्कत हो, रैम में दिक्कत हो, प्रोसेसर में दिक्कत हो, या कोई भी दिक्कत हो, वायरस बहुत सारे आ चुके हैं, तो सिस्टम ऑन नहीं होता है और वहां पे मैसेज आता है हार्ड डिस्क करप्टेड, रीसेट पीसी, कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं। मतलब आपको बताता है बाबू सिस्टम चलेगा नहीं जब तक पीसी को रीसेट करोगे नहीं, या आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया है, दूसरा हार्ड डिस्क लगाइए, सिस्टम को फॉर्मेट करिए। वो कहां से एरर आते हैं? वो हमारे रोम से आते हैं। और किसमें स्टोर रहता है? किसी मेमोरी में स्टोर रहता है। लेकिन चेकिंग का काम कौन करता है जी? बायोस करता है। मतलब बायोस कहता है कि जितने हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं मैं उसको चेक करूंगा, दो ही टाइम चेक करूंगा, एक ऑन होते समय और एक बंद होते समय। ऑन होगा सब कुछ सही है, सिस्टम ऑन हो जाएगा, और बंद होगा सब कुछ सही है, सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, अब तुम पावर बंद कर दो उसकी बात अलग है, ठीक है, पावर बंद तो ऑन नहीं है तो कोई कैसे आएगा। लेकिन अगर सिस्टम ऑन है, पावर दिया है, अगर आप सब बंद करते हैं तो कोई एरर होगा तो एरर देगा, बंद नहीं होगा। ऑन करते अगर सही है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बीच में कोई दिक्कत है तो या खोलते समय एरर देगा या तो बंद करते समय एरर देगा। लेकिन एरर कैसे देते हैं तो पहले इस कंप्यूटर को समझाया गया है, क्योंकि इंसान ही बनाया है, इंसान प्रोग्रामिंग किया है। लेकिन हमारी ठिकाना नहीं, कब हमारा तबियत खराब हो जाए, बुखार कब लग जाता है, ठीक है, दवा खाना पड़ता है, इसको भी कभी बुखार लग सकता है, ठीक है। तो बायोस चेक करके बताता है बाबू क्या बुखार लगा है। अब सबको नहीं समझ पाएगा, आप लोग देखो तो नहीं समझ पाओगे क्या दिक्कत है, ठीक है। हम मान लो कुछ दिन से चला रहे तो देख के पता कर लेंगे हाँ इसको कौन सा बुखार दवा खिलाना है, पैरासीटामोल खिलाना है कि कौन सा खिलाना है, कैसे सही होगा। वैसे आप लोग का भी सही होगा, क्यों धीरे धीरे सीख जाओगे तो, ठीक है। तो आज से ध्यान देना, आप लोग देखना डिलीट करके डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है क्या कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है डाटा? डिलीट किया जा सकता है, कब? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। हाँ, इसको कहानी सुन रहे हो आप लोग? कहानी नहीं बता रहा हूँ, हाँ इतना समझना, क्योंकि प्रैक्टिकल में मुझे बहुत बार बोलना नहीं पड़ता है, बस जा जाके दिखा देना होता है। थ्योरी में उनको ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी कंसेप्ट जिसको क्लियर रहेगा आगे चल के कहीं भी जवाब दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यही लेक्चर काम देगा। बुक से पढ़ना उतना ज्यादा नहीं देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, पी रोम। मतलब पी रोम का मतलब होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्राम रीड मेमोरी। मतलब इस मेमोरी में बताया गया है कि केवल जो प्रोग्राम लिखे गए हैं, उसको केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ एडिट नहीं किया जा सकता है, इतना समझना। फिर से नेक्स्ट अगला है वो है ईपी रोम। ईपी रोम में कहा जाता है
कि बाबू एक ऐसा रूम बना दिया जिससे प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल भी सकते हैं। अब कैसे, तो बता रहा हूँ। ईपी रूम्स में बताया गया है कि इसमें भी आप कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल भी सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे, तो ध्यान से सुनना समझना। पी रूम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मेमोरी है जिसमें केवल प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ एडिट नहीं किया जा सकता है। मतलब भले मैं प्रोग्रामर हूं, एक बार बना दिया उसमें एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही ईपी रोम हो तो बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उसे पैरावैग्निक किरणों द्वारा इरेज किया जा सकता है। उससे अलग अलग डिवाइसेस बने रहते हैं। अब कौन कौन डिवाइसेस है, तो ऐसा काम रहेगा तो उसके बारे में सर्च करेंगे। उतना हम लोग को काम करना नहीं, इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना समझना इसमें डाटा को पढ़ा भी जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन किसके सहारे, पैरावैग्निक किरणों के। हम नहीं कर सकते, एक आम यूजर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सीखना पड़ेगा, कर लूंगा लेकिन उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला ईपीरोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम को पढ़ा भी जा सकता है अब विद्युतीय डिवाइस द्वारा डाटा को इरेज भी किया जा सकता है। मतलब इन दोनों भी इरेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइस बनाए गए हैं, लेकिन इसमें एडिट नहीं किया। समझे, ये सब किसके हिस्से है। तो अगर मान लीजिए तो कोई पूछते कि ईपी रोम अस्थाई है और अस्थाई मेमोरी, क्या जवाब देंगे, अस्थाई है। अस्थाई को लोग क्या बताइए, उसमें डाटा स्टोर है, जब हम चाहेंगे तब डिलीट करेंगे। ऐसा तो हमने नहीं कहा अस्थाई का मतलब नहीं कोई कोई हटा भी नहीं सकता है। मतलब अस्थाई को हमने क्या बताया था, डाटा स्टोर है, तब तक वो डिलीट नहीं हुआ जब तक हम डिलीट ना करें। और मतलब क्या, कभी कोई ठिकाना नहीं कब बंद हो जाएगा, कब वो डाटा इरेज हो जाएगा, पढ़ो ना आप लोग। ठीक है, तो गलती से जवाब मत दे देना कि अस्थाई है। इसमें तो कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, क्यों, इसमें डाटा देखिए हम लोग पढ़ते भी हैं और प्लस जब रिक्वायरमेंट आता है तब उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा हमेशा चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होता है जब चेंज होता है। जैसे मान लो नोट पर बना दिया तो जो काम कर रहे हैं तो प्राइमरी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक लाइट चली गई तो डिलीट हो गया, तो वो अस्थाई माना जाता है। लेकिन उसी को सेव कर दिए तो अस्थाई। और क्या इसका मतलब फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फ्यूचर उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, हम चाहे तो पूरा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं अस्थाई। ध्यान रखो, दोनों में अंतर है। क्लियर है दोनों आप में। ठीक है, कोई पूछे तो बता दोगे। चलो एक बार नोट पढ़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में और समझ भी आएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट और समझते हैं सीपीयू मेमोरी के बारे में, यह क्या करता है। चलिए, सीपीयू मेमोरी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस मेमोरी के बारे में जानते हैं, यह होता क्या है। देखिए ध्यान से सुनना समझना, जो केस मेमोरी है यह सीपीयू का मेमोरी है। और समझो सीपीयू से डायरेक्ट क्या होता है यार, कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, पास में रहता है। ठीक है, तो देखो ये जो रैम मेमोरी होते हैं मेन मेमोरी और सीपीयू मेमोरी में थोड़ा दोनों अंतर है। मतलब सीपीयू मेमोरी में जो कैश मेमोरी है एक ऐसा मेमोरी है उस प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसको क्यूकली यूजर हमेशा इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमारे फाइल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फाइल बहुत सारे हैं, तो उस फाइल को तो हम लोग ला के रखेंगे यहाँ पे जिसका क्यूकली हमको एक्सेस करना, उसका इस्तेमाल करना है। बोलो कि सभी फाइल लेके आएंगे, है तो सभी, लेकिन जो जो जरूरत है वो लेके आएंगे। तो ऐसे कैश मेमोरी है, कहता है बाबू कंप्यूटर में डाटा तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैश मेमोरी वो डाटा को स्टोर करके रखता है जिसका यूजर बार बार क्यूकली बार बार इस्तेमाल करता है। उसको कैश मेमोरी में कुछ टाइम के लिए क्या होता है, सेव कर लिया जाता है, टेम्पोरेरी, परमानेंटली नहीं। ठीक है, तो जो बार बार हम प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है और तुरंत केस मेमोरी से सीपीयू क्या करता है, उठा लेता है और तुरंत प्रोसेस करने के लिए उसको भेज देता है वही डाटा। हाँ, इसमें लंबे समय तक डाटा स्टोर करके नहीं रखे जा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है 4 GB 5 GB का होता है, कुछ MB का होता है। की साइज क्या होती है, बहुत कम होती है। अब लिमिटेड हमेशा बढ़ते रहते हैं इसीलिए फिक्स नहीं बता सकता, मतलब इसकी साइज क्या होती है, कुछ MB की होती है, 2-3 MB से ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है। और इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहते हैं, क्विकली जो बार बार इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखा रहता है, और सीपीयू तुरंत क्या करता है, इसे रिसीव कर लेता है। इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या हुआ? नहीं बाबू, कैश होगा नहीं लिखेंगे, ये दूसरा बोला, इसे कैश बोलते हैं, ठीक है, अभी लिखते हैं यही है ना, वो वाला कैश समझना, CASH, वो कैश अलग है, ठीक है। कैश पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं ऐसे, ठीक है बाबू। और रजिस्टर पर वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, और पूरा डाटा रखा है एक जगह, और जब जब रिक्वायरमेंट होता है उसे उठाते हैं, इस्तेमाल करते रहते, उठाते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसमें वही जो क्विकली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टेशनरी सामान है ऑफिस में, तो ज्यादातर अपने पास क्या रखेंगे, सबसे ज्यादा रखेंगे पेन, रसीद उसीद बनाते हैं, उसमें इरेजर रखेंगे, कभी जो मान लो जरूरत पड़े तो इरेजर कर ले, वाइटर रखेंगे, मतलब लेकिन और भी तो स्टेशनरी है जी, जब रिक्वायरमेंट होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे रजिस्टर मतलब एक रजिस्टर में सारा डाटा रखा गया है। केस मतलब जहां जहां हम लोग इस्तेमाल जो जो क्विकली बार बार इस्तेमाल करते हैं वो स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए, अपने आप वो डाटा फिर से चला जाता है। ये नहीं मान लो सुबह से लेकर 10 एप्स खोला तो 10 का रिकॉर्ड रहेगा, नहीं, लास्ट में जो लोग क्विकली काम किए ना वही स्टोर कर रखता है कैसे बोलते, ठीक है। और सब में रहता है, आपके फोन में भी रहता है, बार बार कहता है कैश मेमोरी क्लीन अप। कभी मैसेज पढ़ते हो आप लोग? नहीं पढ़ते हो आप लोग, सो ये दिक्कत है। डिस्क क्लीन अप ऐसा आता है, 2 मैसेज आता है, पता नहीं हमारे फोन में तो आता है जी, हमारा ब्रांडेड फोन है क्या? हाँ आता है, ठीक है, 2 आता है, डिस्क क्लीन अप आता है, कैश मेमोरी का नाम भी आता है, और कहता है कैश मेमोरी को खाली करो। अब मैं खाली रहूंगा तो अच्छे से काम करूंगा, समझे। लेकिन प्रेजेंट टाइम इसी मेमोरी पे हमारे काम होते हैं, एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। और सेकेंडरी में आपको बहुत कुछ नहीं है बाबू, ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है कि यार सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया ना आपको कि एक ऐसा मेमोरी है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अब इसमें बहुत तरह आते हैं, ठीक है, 2 आते हैं, एक मैग्नेटिक टैब और एक मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन मैग्नेटिक टैब भी अब खत्म, मैग्नेटिक टैब भी अब खत्म, कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। अब सबसे इस्तेमाल क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क। आपको दोनों में अंतर क्या है? मैग्नेटिक टैब नाम आप लोग सुने होंगे या देखे भी होंगे कई लोग, ठीक है। अरे ये तो मान लो 18 भी सही ना आप लोग का, देखे हो, ठीक है। आप लोग रेडियो देखे हो ना, और रेडियो पर कैसेट जो आते थे रील वाले, ठीक है, किसी के घर होगा भी, ठीक है, वो डाटा स्टोर करता था। तो जो रील आते थे आप लोग देखे होंगे कि मान लो हमारा क्या है, यह है, और ऐसे बने रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बने रहते थे, रील लगे रहते थे, ठीक है। तो क्या होता था, इस सीडी को जब लगाते थे और इस कैसेट को जब लगाते थे तो आप लोग देखते थे कि आप लोग डाटा क्या होता था, अगर मान लो इस कैसेट में 10 हमारे सॉन्ग है, तो दिक्कत होती क्या थी कि अगर 10 सॉन्ग है और इस रेडियो में लगा दिया, इसमें बटन दिए गए हैं, मान लो ये नेक्स्ट का बटन है और ये प्रीवियस का बटन है, तो होती क्या थी, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे 10 गाना है और मुझे 5वां गाना बहुत अच्छा लग रहा है, यही हमको सुनना है, लेकिन ऐसा हम लोग संभव नहीं था कि हम लोग 5वां गाना डायरेक्ट सुन सके। आपको सर कैसे, क्योंकि इस नेक्स्ट बटन को 1 2 3 4 5 बार दबाना पड़ता था, मतलब पहले पे टच करता था, फिर से दूसरे को टच करता था, फिर से तीसरे को टच करता था, फिर से चौथे को टच करता था, और 5वां सुनना ला के रोक देते थे। मतलब पहले के जो डाटा होते थे मैग्नेटिक टैब के, वो एक सीक्वेंस में काम करते थे, और इसी कारण इसका इस्तेमाल हम थोड़ा बहुत बहुत ही कम करने लगे, और इसमें लंबे समय डाटा स्टोर करके रख भी नहीं पाते थे, पता नहीं कब करप्ट हो जाएगा। अब प्लास्टिक के बने होते थे, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। क्या आप लोग कर पाते थे? पूछना, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, अगर बाली लोग चलाते हो आपके घर पे तो पूछना, क्या डायरेक्टली 5वां गाना सुन लेते थे? नहीं सुन पाते थे, एक सीक्वेंस में काम करता था, भले मत सुनो लेकिन उसको टच करो, पहले से दूसरे पे आओ, दूसरे से तीसरे पे आओ, तीसरे से चौथे पे आओ, चौथे से 5वें पे आओ। उस पर धीरे धीरे क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और मैग्नेटिक शब्द जब कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, हाँ किसी के घर पे होगा, कैसे तो पड़ा होगा, कोई दुकानदार बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी बढ़ते गए। और आए क्या हमारे यहाँ मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से काम करने लगे। अब हमारे 10 सॉन्ग है, कोई बात नहीं, मुझे 5वां पसंद है, बस नंबर टाइप करिए 5, तुरंत प्ले होगा 5, दूसरा तीसरा कौन सा गाना उससे मतलब नहीं होगा। तो एक सीक्वेंस में नहीं काम करता है, जो चाहते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब
वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गए, आकार भी बढ़ते गए और साइज भी बढ़ते गए। उसमें कम डाटा रखते थे, इस समय लगभग हम लोग जीबी में डाटा रखते हैं, तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव मेमोरी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब पता मेमोरी के बारे में पढ़ाना पड़ेगा आपको, जानते हो पेन ड्राइव क्या होता है, जानते हो, इसी को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। एक बात और, इस बार जो इंट्रेंस एग्जाम देने गए थे लोग, कई लोग, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि पेन ड्राइव कौन सा मेमोरी है। तो जवाब नहीं दे पाए थे, ये लिखा था फ्लैश मेमोरी। या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। और किसमें पूछा गया था, जो ग्रेजुएशन में एग्जाम मतलब इंट्रेंस एग्जाम दिए थे एडमिशन कराने के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और प्लस पिछले साल, ठीक है, एजुकेशन में समझ जाओ 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, तो हर जगह हर सेक्टर में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में जाओ तो और भी अच्छा रहेगा, वो हम तो और, ठीक है, लेकिन यही कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब कर लोगे, इसके बारे में पढ़ लोगे आप लोग। बोलो हार्ड क्या होता है, पढ़ना सर्च करना, कब पढ़ोगे आप लोग, होशियार हो गए, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी सबके बारे में पढ़ लेना। ये सारे कौन से डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस। हाँ, इतना समझना, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, और इसे बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। हम पूछेंगे पेन ड्राइव कौन सा मेमोरी, तो क्या बताओगे, फ्लैश। पेन ड्राइव फ्लैश, बीआरडी, डीवीडी, सीडी कौन सा, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क, और एक साथ में और जोड़ लेना एसएसडी, क्या जोड़ लेना, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब कौन डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। हाँ, इसमें ज्यादा डाटा स्टोर होते हैं, इसमें थोड़ा कम होते हैं, और इसमें भी जैसा रिक्वायरमेंट हो उतना डाटा रख सकते हैं, पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पढ़िएगा, दिक्कत हो तो बताइए।